नमस्कार। मदर टेरेसा ग्रुप ऑफ कॉलेज की तरफ से मैं पीयूष कुमार आज एक नई वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। और जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में लॉ ऑफ टॉट के अंतर्गत यानी अपकृत विधि के अंतर्गत हम लोगों ने बैटरी, जिसे हम संप्रहार हिंदी में कहते हैं, इस टॉपिक पे चर्चा की थी। इसी क्रम में आगे चलते हुए हम उसी के दूसरे पार्ट यानी कि एसाल्ट, जिसे हम हमला कहते हैं, हालांकि यह पार्ट पहले आना चाहिए था, हमने उस टॉपिक को पहले ले लिया। तो इस एसाल्ट टॉपिक पे आज हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे कि एसाल्ट, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमला ऑब्लिक आक्रमण। देखिए, लॉ में होता क्या है कि जब भी हम बुक्स में, किसी भी राइटर की बुक्स में कोई डेफिनीशन, परिभाषा पढ़ते हैं तो वो लीगल लैंग्वेज में रहती है, वो यानी कि विधिक भाषा में वो परिभाषित होती है। और इसी क्रम में हम इसको पहले सामान्य और सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। वास्तविक रूप में ये है क्या, हमला है क्या? हमला जैसे कोई एक व्यक्ति ए किसी दूसरे व्यक्ति बी के ऊपर हमला करने के उद्देश्य से, जैसे कोई ऐसा कार्य कर रहा है जिससे यह लगने लगे सामने वाले बी व्यक्ति को कि ये हमें मारने वाला है, चाहे वो मुक्के से मारे या किसी डंडे से, तो सामने वाले के मन में ऐसा भय उत्पन्न हो जाए कि वह उसे इस माध्यम से या इस औजार से मारने वाला, वह जो संदेह है, वह जो डर या वो भय जो मन में आ जाता है, तब ये कहा जाएगा कि वह उसके ऊपर प्रहार करने वाला है। अब आ जाइए हम इसको, ये तो हो गया सामान्य शब्दों में, जैसे हुआ कार ने खा के ऊपर हाथ उठाया और अपने मुक्के को उठा लिया। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि यह संप्रहार से पहले की स्थिति है। संप्रहार तो बलपूर्वक, आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, ये बलपूर्वक जो है किसी को आघात पहुंचा दिया, और ये उससे संप्रहार से पहले की स्थिति है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, किसी व्यक्ति द्वारा किया गया वह कार्य जिससे दूसरे व्यक्ति यानी कि वादी के मन में ऐसी आशंका या ऐसा डर पैदा हो जाए कि वह उस प्रतिवादी द्वारा उसके ऊपर हमला या संप्रहार किया जाएगा, इसे हम एसाल्ट कहते हैं। समान उदाहरण द्वारा सीधे सीधे, जैसे खा के ऊपर मारने के लिए मुक्का उठा लेता है, हाथ उठाया, मुक्का कर दिया उसकी तरफ, तो खा को लगने लगा ना कि अब ये मुझे मारने वाला है। और यदि ऐसा होने लगे कि खा से बहुत दूर है, तो मान लिया उसने मुक्का उठाया कि मारने वाला, तो ये भी तो सामने वाले को लगे कि भाई वो तो उतनी दूर है, तो वहाँ पर यह स्थिति नहीं होगी। और ये चीज़ जब हम इसके आवश्यक जो एलिमेंट्स, जो तत्व होते हैं, भाई किसी भी चीज़ में जो भी उस चीज़ को पूरा करने के लिए जो एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, तब वो चीज़ पूरी होती है। अगर हम इसके आवश्यक तत्वों के ऊपर चलें, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमले के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। हमले के आवश्यक तत्व में आप देख सकते हैं, पहला तत्व यह है, देखिए, प्रतिवादी द्वारा अपने कार्य से वादी के मन में यह आशंका उत्पन्न करे कि प्रतिवादी उस पर प्रहार करने जा रहा है। अब आगे लिखा ना कि भय उत्पन्न हो, वही चीज़ है कि भाई सामने वाले को ये भी तो प्रतीत हो जाए कि हाँ ये वाकई, मान लिया भी कोई बहुत 10 साल का है बच्चा, वो एक 25 साल के व्यक्ति के ऊपर हाथ उठाया मुक्का मारने के लिए, तो यहाँ पर तो उसे भय लगेगा नहीं कि भाई ये इतना छोटा बच्चा मुझे कैसे मार सकता है, ये है वो है, तो वहाँ तो भय उत्पन्न होगा नहीं। और जैसे मान लीजिए कोई आदमी ट्रेन में बैठा हुआ है, ट्रेन चल रही है और उधर कोई प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ है, वो उसको ऐसे कह रहा है या धमकी दे रहा है कि हाँ मैं तुम्हें मार दूंगा, कोई हथियार उठा लेता है या मान लीजिए हाथ मुक्का उठा लेता है, तो यहाँ तो बिल्कुल
प्राकृतिक रूप से ये लग रहा है कि भाई वो तो ट्रेन चल रही है, अब वो उतनी दूर खड़ा है, उसको कैसे मुक्का मार सकता है। तो यहाँ पर भय तो उत्पन्न हुआ नहीं, तो वहाँ पर ये नहीं माना जाएगा कि ये हमला या आक्रमण हो सकता है, ऐसी कोई मन में आशंका नहीं आएगी। और जो दूसरा आता है कि प्रतिवादी द्वारा वादी को हानि या क्षति या जो भी नुकसान कारित करने की प्रथम दृष्टया क्षमता भी रखता हो। देखिए फिर वही चीज़, प्रतिवादी द्वारा वादी को हानि कारित करने की प्रथम दृष्टया क्षमता भी रखता हो। इसको जैसे इसको समान उदाहरण द्वारा हम प्रस्तुत कर सकते हैं। भाई अब कोई लिए हुए है, ऊंचाई पे खड़ा हुआ, एक आदमी मान लिया अगर उसे 50 मीटर दूर है, वो उसके ऊपर एक डंडा उठाए हुए है कि मैं उसे मार दूंगा। तो ये तो देखने से ही लग रहा कि वो आदमी इतनी दूर है, अगर वो डंडा फेंकेगा भी तो वहाँ तक जा नहीं सकता। तो यहाँ पर उसे कोई ऐसा भय तो उत्पन्न होगा नहीं। और कोई जैसे जा रहा है, वह अगले को कह रहा है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, उसके पास कुछ है भी नहीं, उतनी दूर खड़ा है। तो जान से मारने के लिए या तो उसके पास कोई हथियार हो, औजार हो, बंदूक वगैरह या कोई ऐसा घातक औजार हो, तब तो सामने वाले को लगे। और यहाँ जो कह रहा प्रथम दृष्टया लगे, तो कि जब सामने वाला उसे मार ही नहीं सकता या कुछ ऐसा आघात नहीं पहुँचा सकता, तो ये स्थिति ही नहीं होगी ये। और जैसा कि आप देख रहे हैं, एक इसमें फेमस केस है स्टीफेंस बनाम मार्क्स। ये इसी से रिलेटेड है कि देखिए जब इस तरह के मामले आए तो उसमें भाई जाहिर सी बात है पेचीदगी हर चीज़ में पाई जाती है। तो यहाँ पर हुआ क्या था इस वाद में, यानी इस केस में हुआ क्या था कि एक मीटिंग चल रही थी। तो उसमें मीटिंग में एक उनके प्रेसिडेंट बैठे हुए थे और 5-6 लोग और बैठे हुए थे। किसी मैटर के ऊपर बहस हो रही थी। तो इसी में हुआ क्या कि जो अध्यक्ष महोदय थे उस मीटिंग के, वो कुछ बातचीत कर रहे थे और इसी में उस मीटिंग में बैठा हुआ कोई सदस्य था, वो बहुत गुस्से में आ गया। उन दोनों में कुछ गर्मा गर्मी हो गई, बहस हो गई। और वो जो है जो मीटिंग हो रही थी उसके अध्यक्ष की ओर बढ़ा और कहा कि मैं तुम्हें यहाँ से कुर्सी से हटा दूंगा। परंतु अध्यक्ष के जो बगल में 1-2 लोग और बैठे हुए थे, उन्होंने उस व्यक्ति को ऐसा करने से रोक दिया। तो ये मामला गया इसी रूप में कि उसके ऊपर हमला किया, ये हुआ वो हुआ। लेकिन प्रतिवादी को हमले का उत्तरदायी नहीं ठहराया गया, क्योंकि भाई उसको तो पहले ही रोक दिया गया ना, उसकी स्थिति ऐसी थी। उसने कोई बल का प्रयोग किया नहीं कि उनको उठा के बाहर कर दिया हो। भाई उनको पहले जाने के लिए कहा गया मीटिंग से कि आप यहाँ से जाओ, है ना। लेकिन वो उस मीटिंग से नहीं गए वापस, और उल्टा उन्होंने कह दिया कि मैं भाई, तो वो आगे बढ़े कि मैं तुमको यहाँ से उठा के फेंक दूंगा, लेकिन उससे पहले उनको रोक दिया गया। तो यहाँ पर हमले के अंतर्गत उसको नहीं माना गया कि ये हमला हुआ है। कि जैसे मान लिया कोई किसी को मुक्का दिखा रहा है, परंतु जैसे ही वो उससे चोट लगती है, मुक्का दिखा के उसे मार देता बलपूर्वक, तब भी माना जाएगा भाई हमला हुआ और संप्रहार में परिवर्तित हो गया, है ना। तो ये तो इस कोटि में आ जाता है। परंतु जब यहाँ पर ये हुआ, उसे रोक दिया गया, तो वो हमले की कोटि के अंतर्गत नहीं आएगा। तो जैसा कि आपने देखा, ये जो दोनों तत्व थे इसके हमले के अंतर्गत, आज ये दोनों टॉपिक कंप्लीट होते हैं। ये कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस इनको समान उदाहरण के द्वारा ही इसे व्याख्यान्वित किया जाता है। और सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ रहती है, किसी भी परिभाषा डेफिनेशन को समझने के लिए पहले हमें उसे सरल और सामान्य अर्थों में समझना आवश्यक है, क्योंकि ये अक्सर विधि के छात्रों या विधि में अध्ययनरत जो भी छात्र छात्राएं हैं, उनके साथ ये आती समस्या कि उनको ये लैंग्वेज नहीं समझ में आती है, कि वो थोड़ा समझ में नहीं आ रही है या उसे याद किया तो वो भूल जाते हैं। तो उसको समझने का तरीका, क्योंकि जो बुक्स वगैरह में जो जिसको कहते हैं ना, जो परिभाषा दी गई, जो डेफिनेशन दी गई, वो तो उसी प्रकार से, लेकिन उसको समझने के लिए पहले हमें उसे सामान्य अर्थों में समझना आवश्यक है। तो इसीलिए इन उदाहरणों की सहायता हमें लेनी पड़ती है। तो इसके साथ अब ये वीडियो के बाद अब हम इसके अपने अगले वीडियो में
एक नए टॉपिक यानी कि इसी टॉट से ही रिलेटेड है, अपकृत्य विधि से रिलेटेड है, फॉल्स इम्प्रिजमेंट यानी कि हिंदी में बोले तो मिथ्या कारावास, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट यानी कि मिथ्या कारावास के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं, और आगे के टॉपिक को जानने और हमसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को अवश्य आप सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ अब इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं और मिलते हैं हम अपने अगली वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।